Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter first, the Cold War era. यानी कि शीत युद्ध है क्या, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर यही है। उसके पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उसके कोजेज क्या थे, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोल्ड वार ईरा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि कोल्ड वार ईरा स्टार्ट होने से पहले, यानी इसका जो पीरियड माना जाता है वो 1945 से लेकर के 90 तक का माना जाता है। तो बैकग्राउंड में हम 45 से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, वर्ल्ड वार सेकेंड में चले जाते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड वार जो सेकंड था 1939 से लेकर के 45 के बीच में चला था। तो इस 1939 और 45 के बीच में ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि कोल्ड वार ईरा स्टार्ट हो गया था। तो हम देखते हैं कि 1939 के अंदर पूरा वर्ल्ड भी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड था। वर्ल्ड वार जब सेकंड हुआ तो एक थी अलायंस पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर। अलायंस जो पावर थी उसमें यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये चार कंट्री के हैं, ये आपस में फ्रेंड थे। एक तरफ से ये लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से जर्मनी, जापान एंड इटली, ये थे। इन दोनों के बीच में क्या है, वर्ल्ड वार सेकंड था। जब दोनों के बीच में वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो मेनली इनको क्या है, आपको पता है एक्सिस पावर क्या है, लॉस कर देती है अपनी पावर्स को, यानी कि उनमें से कुछ को डिवाइड कर लिया जाता है, कुछ के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिए जाते हैं और ये क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार जाती है। अब विनर जो थी अलायंस पावर थी, उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस मिली है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के पास पहले इतनी ज़्यादा कॉलोनीज थी कि वो उनको भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। आप देखते हो कि 1945 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की काफ़ी कॉलोनियाँ क्या हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारी की सारी। तो उस समय पावर जो बचती है दो ही कंट्री के पास बचती है, एक है यूएसए और दूसरी है यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में अब दो ही पावरफुल कंट्री बचती है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंस होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए वो अपनी आइडियोलॉजी के कारण अगर दो पावर एक साथ रहेंगी तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट होना क्या है, जाहिर सी बात। तो इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट होती चली जाती है और इनके बीच में इतनी खाई आ जाती है कि हम ये कह सकते हैं कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता था। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी, जो कभी भी वॉर हो सकता था, वो सारी की सारी सिचुएशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, कोल्ड वार ईरा कहलाता है, कि उसको हम कोल्ड वार ईरा कहते हैं। यानी रियल के अंदर कोई वार नहीं हुआ, इसलिए इसको कोल्ड वार कहा गया है। यानी रियल में कोई वॉर नहीं था, बल्कि क्या था, वॉर की सिचुएशन हमेशा बनी रहती थी, इसलिए इसको कोल्ड वार ईरा का टाइम दिया गया है। ये 45 से 90 का टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी हुई थी 45 से पहले भी, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट थे। लेकिन 45 तक, जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब तक इनको फ्रेंडली माना गया, इसलिए इसका टाइम पीरियड भी क्या है, 1945 से 90 तक का बताया है। जब 90 के अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, उसके साथ ही क्या है, कोल्ड वार ईरा भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा कोल्ड वार ईरा था। इसके बाद क्या है, ऐसे कौन से कॉजेज थे जिसके कारण क्या है, कोल्ड वार ईरा क्या है, आया या बढ़ा। सबसे पहला आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तो दोनों कंट्री, अब क्या है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, दो तरह की पावर्स थी। अब दोनों की आइडियोलॉजी भी डिफरेंस थी। यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट है, जबकि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म की है। कैपिटलिस्ट क्या कहता है, कैपिटलिस्ट कहता है कि किसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, कैपिटल को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, पूंजी को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक मनुष्य है, उसको क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कमा सकता है, कितना भी कमा सकता है। ये सारी की सारी बातें क्या है, कैपिटलिस्ट के अंदर है। यानी ये लिबरल डेमोक्रेसी को क्या है, अपनी पॉलिसी मानता है, यानी जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर पाबंदियां कम लगाई जाती है और वो अपनी मर्जी से कितना भी कमा सकता है। जबकि सोशलिज्म किसको ऊपर मानता है, सोसाइटी को, समाज को सबसे ऊपर मानता है। वो कहता है कि ना तो गवर्नमेंट का कुछ है, ना क्या है प्राइवेट कुछ भी, किसी व्यक्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी है जो उनका कंट्री है, उस पूरे कंट्री के ऊपर किसका राइट है, पूरी की पूरी सोसाइटी का राइट है। ये सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है, यानी सबका है, यानी पूरी पब्लिक का वो सब कुछ है। यहाँ तक कि यूएसएसआर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक एग्रीकल्चर को भी क्या है, एक कॉमन थिंग माना गया, जिसमें सभी मिलकर के क्या एग्रीकल्चर करते थे। ये नहीं था कि वो किसी की पर्सनल हो सकती थी।
तो इस तरह की ये दोनों की तरह की जो आइडियोलॉजी थी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जो इसके मेरिट्स है वो इसके डीमेरिट्स है, और जो इसकी डीमेरिट्स है वो इसकी मेरिट्स है, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी। अगर वर्ल्ड के अंदर दो ही पावर और दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे के अलग हो तो वो क्या इसको करेंगे, वो वॉर की तरफ ही जाएंगे। तो ये इसका एक मेन रीजन था, मेन कारण था कि जिसने कोल्ड वार इरा में अपना रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है ट्रूमन डॉक्ट्राइन। 1947 के अंदर ट्रूमन जो अमेरिका के सेक्रेटरी भी थे, यूएसए के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपना एक डॉक्ट्राइन कंटेनमेंट दिया था, किसको करने के लिए, टू स्टॉप सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म को रोकने के लिए उन्होंने अपना एक कंटेनमेंट दिया था, जिसके कारण क्या है ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन भी उसके लिए रीजनेबल बना, क्योंकि जब इन्होंने ये दिया तो यूएसएसआर इनके अगेंस्ट हो गया। नेक्स्ट है फुलटन स्पीच। फुलटन एक जगह का नाम है, और उस फुलटन के अंदर क्या है, उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने क्या है मार्च 1946 के अंदर क्या है फुलटन के अंदर एक स्पीच दी थी, जिसके अंदर उन्होंने किसकी बात की थी, इंटीग्रेट करने की बात की थी। हम जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर उनको इंटीग्रेट करेंगे, उनको साथ लेकर के आएंगे, उनको हम इंटीग्रेट करके इतना पावरफुल बना देंगे कि वो सोशलिज्म कंट्री का सामना कर सके, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल क्या है वो अपने आप को बनाना चाहते थे। मार्शल प्लान, मार्शल प्लान भी क्या है हेनरी एस ट्रूमन के द्वारा दिया गया था। ये क्या है 3 अप्रैल 1948 से स्टार्ट हुई, 4 ईयर्स की प्लान थी, 52 तक चली थी। इसका काम भी क्या था, इंटीग्रेट करना, किनको, कैपिटलिस्ट कंट्री को और सोशलिज्म को क्या है रोकना था। तो ये मार्शल प्लान क्या है, यू वगैरह जो बनाई गई थी बाद में यूके वगैरह कंट्री के द्वारा, वो भी इन्हीं की एक प्लान्स का एक रोल माना जाता है, मेन पार्ट माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ सेकंड फंड। ये जो 5 पॉइंट्स है, फर्स्ट के 5 पॉइंट्स है, वो उसके ओरिजिन के टाइम के हैं, मतलब बिल्कुल जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप के 45 की है, 46 है, 42 है, 43 उस टाइम में। उसके बाद वाले क्या है, लगातार जब 45 से लेकर के 90 के बीच में इस तरह की इवेंट्स आती हैं जो कोल्ड वार इरा को बढ़ाती है, उनके बारे में लिखी। तो क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट क्या है 1941 और 42 के टाइम का है, जब क्या है यूएसएसआर के ऊपर किसने अटैक किया था, जापान जर्मनी, इन्होंने अटैक कर दिया उनके बीच में, यूएसएसआर के बीच में, और उनके जो फ्रेंड थे यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम कि अगर रसिया के ऊपर अटैक करते हैं कंट्री तो वो किसी सेकंड फ्रंट से क्या है उनके ऊपर अटैक कर देगा, जापान और जर्मनी के ऊपर। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्या है रसिया को लॉस हुआ था। तो रसिया के लॉस के कारण रसिया इनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकता था उस टाइम वर्ल्ड वार को छोड़ के, लेकिन अब उसकी पॉलिसी क्या है फ्रेंड की बजाय चेंज होती जा रही थी। तो इसलिए हम उस टाइम का जो सेकंड फ्रंट का क्वेश्चन था उसको रीजन मान सकते हैं कि आने वाले समय में उसने क्या है यूएसएसआर को यूएसए से, ब्रिटेन से और फ्रांस से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। नेक्स्ट है प्रोपगेंडास अगेंस्ट ईच अदर, यानी प्रोपगेंडास मतलब प्रचार प्रसार करना, यानी यूएसए क्या है यूएसएसआर के अगेंस्ट और यूएसएसआर यूएसए के अगेंस्ट क्या कर रहा था, प्रोपगेंडास अपना रहा था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे। वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि यूएनओ वगैरह है, उसके स्टेज के ऊपर कोई बात है या कहीं पर भी है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही जाते। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, इंडिया और पाकिस्तान का अगर क्वेश्चन आया था तो हर जगह दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही थे। जैसे पाकिस्तान के फेवर में पहले यूएसए बोलता था और इंडिया के फेवर में यूएसएसआर बोलता था। तो इस तरह वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई बात होती तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही मिलते थे और एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोपगेंडास अपनाते थे। तो प्रोपगेंडा भी क्या है उनके लिए एक रीजन माना जाता है कोल्ड वार को बढ़ाने का। नेक्स्ट है यूज ऑफ एटॉमिक बम, एटॉमिक बम का यूज करना। अब 1945 के अंदर क्या है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम का यूज किया था। फर्स्ट जो बम था वो था द लिटिल बॉय, ये नेम आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। द लिटिल बॉय ये क्या है, एक न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर एटॉमिक बम था जो क्या है 6 अगस्त 1945 को क्या है हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, जापान के ऊपर, आपको पता। दूसरा था द फैट मैन, ये 2 गिराए थे। द फैट मैन ये क्या है 9 अगस्त 1945 को। अब ये दोनों जब एटॉमिक बम गिराए गए तो जापान क्या है एक तरह से टूट जाता है और वो युद्ध में अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी हार मान लेता है और क्या है आत्मसमर्पण कर देता है, यानी एक तरह से वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये एटॉमिक बम गिराए जाते हैं, ये प्लेटिनियम का बना हुआ था, लिटिल बॉय जो है वो यूरेनियम का बना हुआ था, तो जो फैटमैन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था। तो अगर इसने कुछ लॉस किया तो ये इसने इससे 100 मल्टीपल लाई
के आसपास क्या किया था, लॉस किया था पूरे जापान का। तो इस तरह से जब ये एटॉमिक बम गिराए गए तो जापान का तो लॉस हुआ ही, लेकिन यूएसएसआर या दूसरे कंट्री जो यूएसए के अगेंस्ट जा रहे थे, यानी जो यूएसएसआर और उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ रहा था, उन्होंने क्या है अब ये सोचने लगे कि अमेरिका के पास इस तरह के, यूएसए के पास इस तरह के एटॉमिक बम है जिनकी नॉलेज उनके पास तक नहीं है। इसलिए 45 के बाद यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च किया और जल्दी उन्होंने क्या न्यूक्लियर पावर्स बना लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। तो एटॉमिक बम का यूज करना भी अमेरिका के द्वारा क्या था, एक तरह से कोल्ड वार इरा को बढ़ाना था, क्योंकि उसके कारण कोल्ड वार लगातार बढ़ता चला गया, यानी यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के अगेंस्ट होते चले गए। क्योंकि इसकी जानकारी उन्होंने, क्योंकि फ्रेंड था यूएसए और यूएसएसआर, तो इसलिए यूएसए ने उसकी जानकारी अपने फ्रेंड यूएसएसआर को नहीं दी थी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस को पता था। तो इसलिए भी क्या है, यूज ऑफ एटॉमिक बम भी उसका एक कॉजेज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। तो हम देखते हैं कि कोल्ड वार इरा के टाइम 4 मिलिट्री ब्लॉक्स आपके आते हैं, नाटो, सेंटो, सीटो एंड वार्सा पैक्ट। ये क्या है, मिलिट्री ब्लॉक्स हैं। ये मिलिट्री ब्लॉक्स, इनमें से ये 3 नाटो, सेंटो और सीटो क्या है, यूएसए और उसके फेवरेबल कंट्री के द्वारा बनाया गया था, जबकि वार्सा जो पैक्ट है वो क्या है, यूएसएसआर और उसके फेवरेबल कंट्री के द्वारा बनाया गया था। अब ये मिलिट्री ब्लॉक्स भी क्या है, इनमें कहा गया था कि अगर मान लो नाटो का कोई मेंबर है और उस मेंबर के ऊपर कोई अटैक करता है तो नाटो के सभी मेंबर मिलकर के उस अटैक का सामना करेंगे, यानी उसके अगेंस्ट वॉर करेंगे। तो इसलिए मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए गए थे। ये 3 क्या थे, यूएसए के फेवरेबल मिलिट्री ब्लॉक्स थे और वार्सा पैक्ट था यूएसएसआर के फेवरेबल मिलिट्री ब्लॉक था। तो इनके कारण भी कोल्ड वार बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि ये मिलिट्री ब्लॉक्स के कारण उनकी पावर्स क्या होती गई, बढ़ती चली गई। वार्सा पैक्ट में मान लो कि 20 कंट्री अगर हो जाते हैं, नाटो में 20 कंट्री हो जाती है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरा कंट्री फिर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कोल्ड वार को क्या है ज़्यादा, इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि नाटो क्या होता है, सेंटो क्या, सीटो क्या था, वार्सा पैक्ट क्या था। तो ये क्या है, अगर कोजिज की बात करें तो ये कोजिज आपके 8 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 9 पॉइंट क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक भी है उसके बारे में है, वो भी इसमें डाल सकते हो। तो मैक्सिमम इसको 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कोजिज ऑफ द कोल्ड वार इरा कौन से थे। तो ये आज आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।